गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट 304 माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग से मैग्नेट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम क्लिस्ट्रॉन, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन और रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन एक प्रकार की डिवाइस है जो कि हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। ये हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। बेसिकली ये एक सेल्फ एक्साइटेड माइक्रोवेव ऑसिलेटर होता है। खुद से ही इसमें ऑसिलेशंस जनरेट होते हैं। एक परमानेंट मैग्नेट इसके लिए काम में ली जाती है और इसे आप क्रॉस फील्ड डिवाइस भी कहते हैं। क्रॉस फील्ड डिवाइस। अब इसे क्रॉस फील्ड डिवाइस क्यों कहा जाता है, इसके पीछे इस कारण है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ट्यूब के अंदर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर है तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए आप इसको बोल रहे हो क्रॉस फील्ड डिवाइस। तो इसका मैग्नेट्रॉन का ही एक दूसरा नाम है, आप इसको क्रॉस फील्ड डिवाइस बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। बेसिकली 3 प्रकार के मैग्नेट्रॉन होते हैं। फर्स्ट है नेगेटिव रेजिस्टेंस टाइप, सेकंड होता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी मैग्नेट्रॉन्स और थर्ड होता है ट्रैवलिंग वेव और कैविटी टाइप। हम जनरली कैविटी टाइप मैग्नेट्रॉन की स्टडी करते हैं। जो नेगेटिव रेजिस्टेंस टाइप है, इसमें दोनों एनोड सेगमेंट्स के बीच में नेगेटिव रेजिस्टेंस को यूज़ किया जाता है, तो इसी के नाम पे इसे नेगेटिव रेजिस्टेंस टाइप मैग्नेट्रॉन बोला जाता है। सेकंड जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी मैग्नेट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बीच में सिंक्रोनाइजेशन, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच के सिंक्रोनाइजेशन को आप कंसिडर करते हैं। और जो थर्ड है जो हमें पढ़ना है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच के इंटरेक्शन को हम ध्यान में रखते हैं। तो ये थर्ड वाला इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इस पे हम आगे पढ़ेंगे। इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, अभी हमने बात की कि मैग्नेट्रॉन बेसिकली एक हाई पावर का वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें मल्टीपल कैविटीज होती है। जो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन पढ़ा था उसमें 2 कैविटीज थी, बंचर और कैचर। यहाँ पे 2 से ज़्यादा मल्टीपल कैविटीज होती है। इसे कैविटी मैग्नेट्रॉन क्यों कहा जाता है, क्योंकि एनोड ट्यूब की रेजोनेंट कैविटी के बीच में उपस्थित होता है। जो रेजोनेंट कैविटी होगी मैग्नेट्रॉन की, उसमें एनोड प्रेजेंट होता है, तो उसके नाम पे कैविटी मैग्नेट्रॉन भी इसको नाम बोला जाता है। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कुछ इस प्रकार का होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैविटी में इंटरेक्ट करते हैं तो हाई पावर के ऑसिलेशंस जनरेट होते हैं। ये कैसे होते हैं वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो इतना ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके साथ इंट्रैक्शन करेगा, कैविटी में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करते हैं तो हाई पावर के ऑसिलेशंस जनरेट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन। ये डायग्राम जैसा हम देख रहे हैं, इसमें एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट्रॉन में ये कैथोड है, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसका ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया गया है, क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है ये। तो ये एक सिलेंड्रिकल कैथोड आपको यहाँ सेंटर में नज़र आ रहा है, जो कि कोई एक पर्टिकुलर रेडियस और लेंथ का होगा। अब इस कैथोड के चारों ओर आपका सिलेंड्रिकल एनोड प्रेजेंट होता है। एनोड में कुछ कुछ कैविटीज, जैसे ये अंदर वाला जो आपको दिख रहा है ये है आपका कैथोड, और ये जो बाहर की संरचना है, बाहर का कंस्ट्रक्शन है, ये है एनोड। एनोड की डिजाइन में ये जो आप शेप्स देख रहे हैं ये हैं स्लॉट्स। अलग अलग टाइप के स्लॉट्स या कैविटीज हम उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें अभी आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक 8 कैविटी मैग्नेट्रॉन हो गया। इसमें टोटल 8 कैविटीज है और सारे के सारे कैविटीज एक दूसरे से इक्वल स्पेस पे अलोकेटेड है। जो एनोड्स हैं और जो कैथोड है, इनके बीच के स्पेस को बोला जाता है इंटरेक्शन स्पेस। इसको इंटरेक्शन स्पेस या इंटरेक्शन रीजन कहा जाता है। अब ये जो 2 कैविटीज है,
आपस में कोई भी दो कैविटीज एक दूसरे से 180 डिग्री के फेज शिफ्ट पर, फेज डिफरेंस पर एग्जिस्ट करती है। अगर अगर फेज डिफरेंस, इसका फेज है 0 डिग्री तो नेक्स्ट का होगा 180 डिग्री। ऐसे ही इसका भी इस वाले के कंपैरिजन में 180 डिग्री। तो सारी जितनी भी कैविटीज है वो आपस में एक दूसरे से 180 डिग्री के फेज शिफ्ट पर उपस्थित है इसमें। अब साफ सी बात है, इसका रिजल्ट हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर एक प्लेट अगर पॉजिटिव है तो दूसरी प्लेट अपने आप ही नेगेटिव होगी। 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब ही होता है नेगेटिव साइन एक तरीके से, ठीक है। तो अगर ये प्लस है तो अगला माइनस होगा, ये प्लस है तो इधर वाला माइनस। ये सब आप देखेंगे यहाँ पे सब ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में ये ध्यान रखना है, सेंटर में है कैथोड, आउटर एरिया में है एनोड। एनोड में आपने डिफरेंट टाइप के कैविटीज आप उसमें इंट्रोड्यूस करवा रखी है आपने। इनके बीच का रीजन कहलाता है इंटरेक्शन स्पेस, और आपस में दो कैविटीज के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्किंग। अब ये जो मैग्नेट्रॉन है इसमें डीसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। जो कैथोड को एक्साइट करने का काम करेगा वो ये डीसी सप्लाई ही करेगी। तो डीसी सप्लाई जब कैथोड को एक्साइट करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से उत्सर्जित होते हैं। दो टाइप के केसेस हमें यहाँ पढ़ने हैं वर्किंग में। फर्स्ट हम देखेंगे कि जब रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट हमने उसमें नहीं दिया है, और दूसरा केस रहेगा जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट उस पर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट है आपका जब रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ इनपुट आपने कुछ भी उस पर नहीं दिया है, आरएफ इनपुट आपका 0 है। अब इसके अंदर आपको तीन केसेस हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट केस है कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 है या फिर बोला जाए कि वो एब्सेंट है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होता है उस केस में जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहा होगा वो एनोड की तरफ एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। ये डायग्राम में देख रहे हो, जब मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है उस कंडीशन में कैथोड से इमर्ज होने वाला इलेक्ट्रॉन एनोड पर एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। और इसमें कोई भी इसकी ये जो मूवमेंट हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है कि इस वक्त आप ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रहा है तो एक स्ट्रेट पाथ में ही मूव करता रहेगा। दूसरा केस हम मानते हैं कि जब एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, बहुत कम हो बट स्मॉल अमाउंट आपका मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमर्ज हो रहा है वो हल्का सा बैंड हो जाएगा, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं हो रहा है, पहले स्ट्रेट जा रहा था और अब एक हल्का सा कर्व ले लिया है उसने, स्लाइटली डेविएट वो हो जाता है। रीजन क्या होगा डेविएशन का, क्योंकि अब इस पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट केस है कि जो अभी हम बोल रहे थे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने और इंक्रीज कर दी। अगर इसकी वैल्यू हमने और इंक्रीज कर दी तो जो कैथोड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है वो हाईली डिफ्लेक्टेड हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी बहुत बढ़ चुकी है। इस केस में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनोड पे ना पहुंच के उसकी सरफेसेस के अलोंग ग्रेस करता रहेगा, मतलब उसको हल्का सा टच करके ये वापस इधर रिटर्न हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एनोड करंट हमारी जीरो हो जाती है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से एनोड करंट जीरो हो रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड को आप बोलते हो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के टाइम पे एनोड करंट आपकी जीरो हो जाती है। और यदि हमने मैग्नेटिक फील्ड को इस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से भी बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन बाउंस बैक हो जाएगा कैथोड की तरफ, वो एनोड तक जाएगा ही नहीं। इस कंडीशन में क्या हो रहा था कि एनोड तक पहुंच रहा है पर हल्का सा टच करके ये वापस भी आ रहा है, ठीक है। पर अगर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से भी हमने वैल्यूज की और बढ़ा दी तो ये एनोड पे ना पहुंच के वापस कैथोड पे ही बाउंस होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो कंडीशन होगी इसको आप बोलते हो बैक हीटिंग। बैक हीटिंग तो साफ सी बात है ये एक डिजायरेबल केस नहीं है। इसलिए अगर इसको हमें हटाना है, इसको अवॉइड करना है, तो जो कैथोड को इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमने डीसी सप्लाई दी थी उसको ऑसिलेशंस सेटअप होने के बाद में हमें कट ऑफ कर देना चाहिए। तो अभी तक हमने केस पढ़े थे जब आरएफ फील्ड आपका एब्सेंट था। नेक्स्ट केस हम पढ़ेंगे जब आरएफ फील्ड आपका प्रेजेंट है। इसमें भी वैसे ही तीन केस हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट केस है कि जब हमने एक एक्टिव आरएफ इनपुट प्रोवाइड किया है एनोड पे, तो जो इंटरेक्शन स्पेस होगा
एनोड और कैथोड के बीच में वहाँ पे ऑसिलेशंस बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऑसिलेशंस जैसे बनना शुरू होंगे तो इस वक्त में जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड से एनोड की ओर एमिट होते हैं वो अपनी एनर्जी इन ऑसिलेशंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब यहाँ से कैथोड से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होगा एनोड के लिए तो वो आरएफ फील्ड की उपस्थिति में अपनी एनर्जी ऑसिलेशंस को प्रोवाइड कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स को आप बोलते हो फेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इन्हीं की वजह से ऑसिलेशन सेटअप हो रहे हैं। अब इस कंडीशन में क्योंकि ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी लो होती है, वेलोसिटी कम होती है और ये कंपैरेटिवली कैथोड से एनोड तक पहुंचने के लिए इनको टाइम ज़्यादा लगता है। तो जब आपका एक ये फेवर्ड इलेक्ट्रॉन है आरएफ फील्ड की उपस्थिति में कैथोड से एनोड की ओर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते जा रहा है तो इनको फेवर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इनकी वेलोसिटी कम होती है और टाइम ये ज़्यादा लगा रहे हैं। नेक्स्ट केस होता है कि इसी में आगे एक पॉसिबिलिटी मान सकते हैं कि जो कैथोड से एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल करते टाइम एनर्जी को ऑसिलेशन से एनर्जी लेना शुरू कर दें। इसमें वो एनर्जी दे रहे थे, यहाँ पे एनर्जी लेना स्टार्ट हो जाए तो वो खुद की इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो बढ़ जाती है बट इस केस में इलेक्ट्रॉन कैथोड में बाउंस बैक हो जाएगा। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स को आप बोलते हो अनफेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हो रहा था, फेवर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में ये इलेक्ट्रॉन्स खुद की एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे। अनफेवर्ड के केस में ये होता है कि ये ऑसिलेशन से ही एनर्जी लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपके हो गए अनफेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनफेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ये इस केस को अभी हमने देखा था, इसको बैक हीटिंग बोलते हैं। तो बैक हीटिंग अनफेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिलती है। अब तीसरा ये है कि अगर हमने आरएफ इनपुट और ज़्यादा बढ़ा दिया तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट किया है वो ट्रैवलिंग के दौरान अपनी वेलोसिटी बढ़ाता है कि उससे पहले अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉन एमिट किया है तो वो उसको कैचअप करने की कोशिश करता है। जैसे पहले कोई इलेक्ट्रॉन एमिट किया गया है जिसकी वेलोसिटी कम है तो आरएफ इनपुट को और बढ़ाने पर अभी एमिट किए हुए इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है टू कैचअप द इलेक्ट्रॉन एमिटेड अर्लियर। तो जब ये आपस में ऐसे एक दूसरे को कैचअप करते रहेंगे तो एक टाइम बाद में यहाँ पे आपके फेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स बंच बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेशन से एनर्जी नहीं ले रहे हैं उनको आप फेवर्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं और ये फेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बंच या इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये पहुंचता है आपका एनोड तक कैथोड की सहायता से। तो ये डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन एक पहले एमिट हो गया, एक दूसरा हो रहा है, ये आपस में एक दूसरे को कैचअप कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे इन्होंने एक दूसरे को कैच कर लिया तो ये इनका बंच बन गया, इनका एक क्लाउड बन गया है। तो इस प्रकार कैथोड से एनोड तक, इस प्रकार यहाँ पे देखो कैथोड से एनोड तक ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ट्रांसफर हो रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बंच की फॉर्मेशन है ट्यूब के अंदर, इस इफेक्ट को आप बोलते हो फेज फॉक्सिंग इफेक्ट। तो ये ध्यान रखना है, फेज फॉक्सिंग इफेक्ट क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन बंच का फॉर्मेशन हो रहा है मैग्नेट्रॉन में और ये कैसे हो रहा है वो भी हमने पढ़ा ही है। अब इस फेज फॉक्सिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके ये जो डायग्राम दिख रहा है इन स्पोक्स में कन्फाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये स्पोक्स कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू के अकॉर्डिंग रोटेट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स इन स्पोक्स के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता रहता है और फाइनली जब ये एनोड पे पहुंच जाते हैं तो अपनी एनर्जी एनोड को डिलीवर कर देते हैं। ऑसिलेशंस इसी प्रकार सेटअप हो रहे हैं। बीच बीच में कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे फील्ड से ही एनर्जी ले रहे हो और वो वापस कैथोड पर पहुंच रहे हो, पर ये एनर्जी बहुत कम होती है कंपैरेटिवली जो एनर्जी हमने ऑसिलेशंस को डिलीवर की है। अब देखते हैं हम इसके एडवांटेजेस। तो मैग्नेट्रॉन एक हाईली एफिशिएंट डिवाइस है जो कि आप यूज़ करते हो जनरेशन ऑफ हायर पावर माइक्रोवेव सिग्नल के लिए। इसे रडार्स में भी यूज़ किया जाता है फॉर बेटर क्वालिटी ट्रैकिंग पर्पज। इसका साइज़ कंपैरेटिवली स्मॉल होता है इसलिए ये बल्कि कम होता है। तो इसका साइज़ आपका कम है, ये एक एडवांटेज हो गया।
यूज़ आप इसको कर रहे हो, रडार में आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको हाई पावर माइक्रोवेव सिग्नल के जनरेशन में भी काम में लिया जाता है, वहाँ पे एक हाईली एफिशिएंट डिवाइस ये प्रूव होती है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये कंपैरेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये जनरली वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है, बट जो जनरेटेड फ्रिक्वेंसी है उसकी कंट्रोलेबिलिटी में थोड़ा ड्रॉबैक इसमें पाया जाता है। एवरेज पावर इसकी 1 to 2 किलोवाट पे ही ये काम करता है और ये नॉइजी डिवाइस है, आवाज़ इसमें शोर बहुत ज़्यादा होता है। एप्लीकेशंस जो भी अपन ने ऊपर बात की, रडार सिस्टम में कर रहे हो टू प्रोड्यूस अ हाई पावर माइक्रोवेव सिग्नल। जनरल हमें पता ही है हीटिंग अप्लाइंसेस जैसे माइक्रोवेव ओवंस में, और ट्यूनेबल मैग्नेट्रॉन में भी इसको यूज़ किया जाता है स्वीप ऑसिलेटर्स में। तो ये सारा हमने पढ़ा मैग्नेट्रॉन के बारे में। फर्स्ट हमने देखा मैग्नेट्रॉन का प्रिंसिपल, देन कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस। थैंक यू।